अब हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स पे जिनसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्टिंग ह्यूमनली ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग ने 1950 में एक प्रिंसिपल दिया था जो था कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने ये कहा था क्या मशीन सोच सकती हैं, क्या मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकती है। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा मॉडल दिया था जिसमें एक ह्यूमन इंटेरोगेटर यानी कि एक एक्सपेरिमेंटर रहेगा जो कि ह्यूमन से भी सवाल पूछेगा और एआई सिस्टम से भी सवाल पूछेगा। दोनों से सेम सवाल पूछेगा और दोनों के सवालों के जवाब को एनालिसिस करेगा। इस मॉडल के थ्रू उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स दिए जो कि किसी भी आर्टिफिशियल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड थे, जैसे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, लैंग्वेज या इमेज अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। रीजनिंग मतलब कोई भी क्वेश्चंस करेंगे या रीज़न करेंगे, तर्क करेंगे तो उसका क्या बेस है। दूसरा है लैंग्वेज या इमेज अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है ह्यूमन अलग लैंग्वेज में बोले, एआई सिस्टम अलग लैंग्वेज में बोले, या फिर वो दोनों अपने आंसर्स में किसी तरह का इमेज का यूज़ करें तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। साथ में लर्निंग, जो आपका एआई सिस्टम है उसका लर्निंग का लेवल क्या है या ह्यूमन जो है उसका लर्निंग का लेवल क्या है। अब इन सब चीज़ों से एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक इंटेलिजेंट सिस्टम ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसी से जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था एआई का। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपने पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस में ये डिस्क्राइब किया कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होगा। ट्यूरिंग में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि लगभग 50 साल में एक एवरेज इंटरोगेटर का के चांसेस 70% से ज़्यादा नहीं होंगे कि वो राइट आइडेंटिफिकेशन कर सके आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन। 1957 में न्यूएल एंड सीमन ने प्रेडिक्ट किया कि 10 साल के भीतर कंप्यूटर वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियन बन जाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट का जो मेथडोलॉजी रहता है वो ये कहता है कि एक एआई सिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम जिसमें बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारे पॉसिबल आउटपुट्स विद द लर्निंग पैरामीटर्स इंसर्ट किए जाते हैं। साथ में कंट्रोल सिस्टम, जो आपको एक कंट्रोल एलिमेंट दिखाई दे रहा हो वहाँ पर एक ह्यूमन रहता है। एक्सपेरिमेंटर दोनों से सवाल पूछता है और दोनों के इनपुट्स को कलेक्ट करता है और दोनों के इनपुट्स को कंपेयर करता है। डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं या डिफरेंट ह्यूमंस डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं। एलिजा ने 1965 में एक मेथडोलॉजी दिया जिसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच कन्वर्सेशन को बताया गया है। पेशेंट डॉक्टर से कहता है यू आर लाइक माई फादर इन सम वेज। डॉक्टर बोलता है ये आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ कि मैं आपका पिता। पेशेंट डॉक्टर से कहता है कि यू आर लाइक माई फादर इन सम वेज। डॉक्टर बोलता है व्हाट रिसेम्बल्स डू यू सी। यानी कि डॉक्टर ये पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्या लक्षण नज़र आए कि मैं आपके पिता के जैसा हूँ। पेशेंट्स बोलता है आप बहुत एग्रेसिव नहीं हैं। डॉक्टर पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एग्रेसिव नहीं हूँ। तो पेशेंट यह कहता है कि आप मुझसे आर्ग्यू नहीं करते डॉक्टर। तो डॉक्टर ये पूछता है कि आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूँगा। तो पेशेंट से ये बोलता है कि आप मुझसे डरते हैं। तो डॉक्टर ये कहता है कि क्या आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि मैं आपसे डरता हूँ। तो पेशेंट ये बोलता है कि मेरे पिता से सभी कोई डरते हैं। तब डॉक्टर ये बोलता है कि जब आप अपने पिता के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या नज़र आता है। तो पेशेंट बोलता है बुलिस। तो ये भी एक तरह का डिसएग्री या एग्री से रिलेटेड स्टेटमेंट है। जैसे कि यदि आप कहते हैं आई एग्री तो ये कहलाएगा यस। यदि आप कहते हैं कि आई डिसएग्री तो ये कहलाएगा नो। अब जैसे इसी क्वेश्चंस को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, क्या पेट सोच सकते हैं, तो यहाँ पर भी दो टर्मिनोलॉजी आएगी कि क्या आपके पास पेट हैं, क्या आपके पास चाइल्डहुड पेट हैं। इस क्वेश्चंस को एक दूसरे तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है। क्या आपके पास पेट्स हैं, क्या पेट्स सोच सकते हैं, क्या आपके पास चाइल्डहुड पेट्स।
तो यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाएं कि क्या पेट सोच सकते हैं, तो उसका आंसर यस भी हो सकता है। यदि यस होगा तो आई एग्री, और यदि नो होगा तो आई डिसएग्री। यदि एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास पेट्स हैं, तो उसका एक आंसर हो सकता है नो। तो उसमें फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, नहीं है तो क्यों नहीं है आपके पास पेट्स। अब यदि आपके पास पेट्स हैं तो उसका आंसर क्या हो सकता है, डू यू हैव पेट्स का आंसर क्या हो सकता है, डॉग। तो उसका एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, डॉग्स आर नाइस। अब डू यू हैव पेट्स में एक और आंसर ये हो सकता है, आपके पास डू यू हैव पेट्स यदि आपसे दोबारा पूछे तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछे तो वो पूछ सकता है कैट। तो उसका एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि आई हैव 2 cats। डू यू हैव पेट। अब जिसके पास डिफरेंट टाइप के पेट्स हैं, जो फार्मिंग करता है, तो वही बोल सकता है कि मेरे पास फार्म है। तो उससे ये पूछा जा सकता है कि वाह आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन राइज हो सकता है कि चाइल्डहुड पेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, डॉग्स आर नाइस, कैट्स, आई हैव 2 cats, फार्म, वाव, हाउ कैन यू। यदि आपके पास चाइल्डहुड पेट्स नहीं है तो उसका एक और इन्फॉर्मेशन आ सकता है नो। तो उस पर एक और रिएक्शन हो सकता है, दैट्स सो सैड। अब एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें कहा गया द चाइनीज़ रूम। एक व्यक्ति को या एक लेडी को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा जहां वो चाइनीज़ नहीं जानती हो, यानी कि उस लेडी को चाइनीज़ बिल्कुल नहीं पता है, शी डज़ नॉट नोज चाइनीज़। अब उसे चाइनीज़ राइटिंग करने के लिए दिया जाएगा, तो वो चाइनीज़ कैसे राइट करेगी। उसको कुछ रूल्स दिए जाएंगे इंग्लिश में, जिससे कि जिसमें ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर वर्ड को चाइनीज़ में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यदि वो करेक्ट रिस्पॉन्स देती है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने या तो चाइनीज़ सीख रही है, वो चाइनीज़ सीख रही है, चाइनीज़ हो। यदि हम ये एक इमेजिन करें कि एक इंडिविजुअल को लॉक कर दिया गया रूम में और उसे एक चाइनीज़ राइटिंग का बैच दिया गया। पर्सन जो कि लॉक किया गया रूम में, उसे चाइनीज़ बिल्कुल नहीं पता है। इसके बाद उसे एक चाइनीज़ राइटिंग के लिए कुछ चाइनीज़ राइटिंग के लिए कंटेंट दिया जाता है और साथ में सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है, जिसके बेसिस पे वो उन इंग्लिश लेटर्स को चाइनीज़ कैरेक्टर्स में चेंज करेगी। यदि वो पर्सन मैनिपुलेट करने में गुड है और रूल्स भी गुड हैं, तो जब वो बाहर आएगी तो वो समझ चुकी होगी कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्या होती है। इसमें सेरले का पॉइंट ये है कि यदि उसे चाइनीज़ नहीं आती है तो उसे आप एक सेट ऑफ रूल्स के द्वारा चाइनीज़ सिखा सकते हैं। इस आर्ग्यूमेंट से हमें ये पता चलता है कि एक कंप्यूटर कभी भी हमेशा प्योर इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो हमेशा एक सिम्बॉल्स को मैनिपुलेट करता है, भले ही वो उसका सिमेंटिक या मेन कॉन्टेक्स्ट को न समझ पाए। जैसे कि चाइनीज़ रूम में हमने देखा कि जिस व्यक्ति को रूम में लॉक किया गया उसे चाइनीज़ नहीं आती थी, उसे चाइनीज़ राइटिंग दी गई। यदि उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दे दिए, इसका मतलब करेक्ट रिस्पॉन्स दे दिए, वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो उसे रूल्स दिए गए थे इंग्लिश में उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है न्यूएल एंड सीमन प्रेडिक्शन। 1997 में डीप ब्लू ने गैरी कैस्परोव को बीट किया। ये क्या थी, ये एक तरीके से प्रेडिक्शन लगाई गई थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर, क्या ह्यूमन को कंप्यूटर्स चेस में हरा सकते हैं। चेस प्लेइंग एक क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है जिसे वेल डिफाइंड किया गया है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ह्यूमंस आज से काफ़ी साल पहले ह्यूमंस कंप्यूटर को चेस में हरा दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स के कैलकुलेशंस में या फिर कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता गया, वैसे वैसे आज के समय में
कंप्यूटर्स बेस्ट ह्यूमन को भी बीट कर सकते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, ईयर बाय ईयर जो लेवल है कंप्यूटर का, जो चेस गेम खेलने का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे कि रेड डॉट से रेटिंग्स में शो किया गया। डीप ब्लू ने डिफीट किया था रेजिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव को 1997 में। यहाँ पर डीप ब्लू एक कंप्यूटर का नाम है। कैन कंप्यूटर्स प्ले ह्यूमन एट चेस। गैरी कास्पारोव करेंट वर्ल्ड चैंपियन थे, जिनकी की पॉइंट्स रेटिंग 2800 थी, लेकिन कंप्यूटर ने उनको हराकर उनसे भी ज़्यादा पॉइंट रेटिंग हासिल की थी। कैन कंप्यूटर्स टॉक, क्या कंप्यूटर बातचीत कर सकते हैं? इसे कहा जाता है स्पीच सिंथेसिस। कंप्यूटर क्या करते हैं, टेक्स्ट को फोनेटिक फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे फिक्टिशियस, तो कंप्यूटर उसे स्पीच सिंथेसिस में ब्रेक करेंगे फिक्टिशियस। उसके बाद वो प्रोनाउंसिएशन रूल्स का यूज़ करेंगे ताकि फिनोमिना को कैच कर सकें और एक्चुअल साउंड तक पहुंच सकें। जैसे कि टिश से सीक्वेंस ऑफ बेसिक ऑडियो साउंड्स का पता चलेगा। डिफ़िकल्टीज, इस लुकअप अप्रोच के द्वारा जो साउंड निकलेगा वो अननेचुरल होगा। साउंड्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक्ट एंड एक्शन। मॉडर्न सिस्टम जैसे कि AT&T रेडिएटर सिस्टम इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो एक हार्डर प्रॉब्लम है वो होती है एम्फेसिस या इमोशन। जैसे कि ह्यूमन समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मशीन ये नहीं समझ सकते। कंक्लूज़न ये निकलता है कि कंप्लीट सेंटेंस के लिए नो और इंडिविजुअल वर्ड्स के लिए यस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैन कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज स्पीच।